कोई क्वेरी आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है गाइस। उस वाली क्लास में गलती हो गई थी, पता नहीं मैं किस जोक में बता गया था। इकोनॉमिक्स 60 है और बीसी के 40 मार्क्स का है। मैंने शायद 50-50 बता दिया था उस क्लास में, तो उसे करेक्ट कर लीजिए। जो हमारा लास्ट पेपर है उसमें इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है और बीसी के 40 मार्क्स का है, ठीक है। अब जिसको भी प्रॉब्लम आएगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और मुझसे क्वेरी पूछ लेगा। चैट बैक बॉक्स मैंने ऑन नहीं कर रखा है, तो सीधे सीधे आप वॉइस से ही पूछ लीजिएगा मुझसे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये नया इसलिए है सब्जेक्ट क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ा था वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, बिजनेस और जुड़ गया है, तो इट इज न्यू। इसमें कुछ सारे चैप्टर्स आएंगे जो आपने पहले 11th-12th में पढ़े हुए हैं, बट उनका एप्लीकेशन इन रिलेशन टू बिजनेस समझना पड़ेगा। उस समय हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे, अब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी अगर आप मेरे लेक्चर ध्यान से सुन लेंगे तो उससे अगर कनेक्ट करेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने सुना हुआ को अगर कनेक्ट करते हैं अपने आंसर से तो ऑब्जेक्टिव लग जाते हैं। तो दो पार्ट इसे मैं मानता हूं, एक बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इन दोनों को अगर मिलाऊंगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो आज पहले चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, एट द एंड ऑफ द लेक्चर कंक्लूड कर देंगे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में। आज जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी नोट्स की। इकोनॉमिक्स, अच्छा आप लोगों की शायद स्क्रीन ऑन है किसी ना किसी की जिसने ये एरो बनाया। प्लीज अपना स्क्रीन मेरे साथ शेयर मत करिएगा। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं, इकोनॉमिक्स इज अ सिंपल मैनेजमेंट ऑफ, या ऐसे बोले लिख लीजिए इसे, यूटिलाइजेशन ऑफ, एक मिनट somebody is on chat। इकोनॉमिक्स के लिए लिखिए दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स ऑन अनलिमिटेड वांट्स। हमें देखना है कि हमारे पास जो रिसोर्स लिमिटेड है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें अपनी अनलिमिटेड वांट्स पर। इसकी प्लानिंग को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई एम नॉट सेइंग कि इसे बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिस इज इकोनॉमिक्स, कि लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स पर यूज करना। अब पहला क्वेरी उठता है व्हाट इज लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्स या स्कार्स रिसोर्स, ऑब्लिक इसे ही बोल सकते हैं स्कार्स रिसोर्स। स्कार्स रिसोर्स का कोई मतलब बताएगा मुझे कोई भी बच्चा? व्हाट इज स्कार्स रिसोर्स? So the resource of which demand is higher than its production. अच्छा, प्रोडक्शन पे आ गए। अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें देन जिसकी बेसिक अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है। अवेलेबिलिटी। अच्छा, बेसिकली स्कार्स रिसोर्स हर एक पर्सन के पास होता है। स्कार्स रिसोर्स, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। स्कार्स रिसोर्स डज नॉट मीन कि आप गरीब हो। स्कार्स रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान गरीब है उस पर रिसोर्स ही नहीं है। स्कार्स रिसोर्स का मतलब है रिलेटिवली स्कार्स। रिलेटिवली स्कार्स, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। रिलेटिवली स्कार्स का मतलब होता है एज कंपेयर टू मेरी डिमांड, मेरे पास रिसोर्स कम है। सपोज मैं 5 चीजें चाहता हूं तो मेरे पास 4 के बराबर का पैसा अवेलेबल है। सपोज मैं मुक्की हूं, मुकेश अंबानी हूं, और मैं 10,000 करोड़ का कुछ खरीदना चाहता हूं और मेरे पास 8,000 करोड़ है। मतलब एज कंपेयर टू डिमांड मेरे रिसोर्स कम है। तो स्कार्स रिसोर्स
किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी पर्सन हो, स्कार्स रिसोर्स किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन पहले आ चुका है सीए फाउंडेशन में कि यहाँ स्कार्स का मतलब क्या है, तो उन्होंने 4 ऑप्शन बताया था, तो उसमें से आंसर हमारा सही था रिलेटिवली स्कार्स। रिलेटिवली स्कार्स का मतलब एज कंपेयर टू डिमांड, मैं जो भी चीजें चाह रहा हूं उसके कंपैरिजन में मेरे पास रिसोर्स कम है। ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है? आप ये पढ़ चुके हैं 12th 11th कहीं पे भी था। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब नेवर एंडिंग। नेवर एंड विलिंग, मतलब कि बहुत चाहते ही जा रहे हैं। यहाँ ये मतलब नहीं। अनलिमिटेड का मतलब, वांट्स का मतलब होता है ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बस उसे बोलेंगे। मतलब मैं 4 चीजें चाहता हूं और पैसे 3 चीजों के हैं, तो रिसोर्स को बोलूंगा लिमिटेड और वांट्स को बोलूंगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि इंडेफिनेट गिन ही नहीं पा रहे। ठीक है, 100 रुपए भी अनलिमिटेड वांट्स में आ सकता है। मेरे पास 80 रुपए हैं और मैं 100 रुपए की डिमांड कर रहा हूं, तो माई वांट्स विल बी ट्रीटेड एज अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, आप ऐसा अनलिमिटेड के लिए हजारों अरबों रुपए का काम नहीं चाहिए। तो अगर एक कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसे 500 रुपए का सामान खरीदना है, उसके पास 400 रुपए है, तो हम बोलेंगे उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब है ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। यहां अनलिमिटेड वर्ड का मतलब ये नहीं है कि अरबों रुपए का डिमांड होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल बात है। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स आपके यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, आपके यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बट पहले इकोनॉमिक्स समझेंगे फिर बिजनेस, फिर दोनों को जोड़ेंगे, तब बात समझ में आएगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसका मतलब माय वांट्स आर हायर एज कंपेयर टू माय रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को उस कंडीशन में लिमिटेड बोलेंगे और वांट्स को अनलिमिटेड बोलेंगे। तो ये दोनों बातें यूज नोट कर लीजिएगा। लिमिटेड रिसोर्स या स्कार्स रिसोर्स का मतलब रिलेटिवली स्कार्स है, और अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक। नाउ अभी इकोनॉमिक्स पे चल रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स क्या है, आपको सिर्फ यही प्लान करना है कि आपकी जो वांट्स ज्यादा हो गई हैं आपके रिसोर्सेस के, तो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें अनलिमिटेड वांट्स पे टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब मैं इस बात को डिटेल करूंगा आपके साथ। मैं बार बार बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स इज नॉट अवर सब्जेक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, बट इकोनॉमिक्स को पहले समझेंगे फिर साथ में जोड़ेंगे। तो लिमिटेड रिसोर्स, जितना मैं डिमांड चाहता हूं उसके कंपैरिजन में पैसे कम है। अनलिमिटेड वांट्स, जितने पैसे हैं उसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा है। तो मैं अपने रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स पे कैसे यूटिलाइज करूं कि मेरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। फुल सेटिस्फेक्शन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल माई वांट्स। तो जब ऑल वांट्स कैन नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं कभी भी फुल सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स में कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में यू ऑलवेज ट्राई टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, मैक्सिमम। तो कभी भी इकोनॉमिक्स आप यूज करेंगे तो कभी भी फुल सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू यूज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये प्रॉब्लम नेशन वाइज भी हो जाती है। एंटर हो गया, एक सेकेंड। ये प्रॉब्लम हमारी नेशन वाइज भी होती है, ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल के परस्पेक्ट से भी होती है, ये प्रॉब्लम सोसाइटी के हिसाब से भी होती है। हर जगह ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। आप लोगों के हिसाब से भी होगा। अभी आपका 12th का रिजल्ट अच्छा आएगा, पापा आपको खुश होकर 2000 रुपए दे देंगे, तो आपको 2000 रुपए में आप सारी बातें नहीं कर पाओगे कि दोस्तों को पार्टी भी दे दो, मूवी भी देख लो और अपना मर्जी का कुछ गिफ्ट भी खरीद लो। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो भी आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कैसे हुआ था। ये हमारे यहाँ स्टडी में लिखा हुआ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पता ही है आप लोगों को कौन है? पता है? किसी को पता है फादर कौन है? सर कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ 1776
1776 में इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। ये हमारी स्टडी के अंदर है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पापा है इकोनॉमिक्स के, दैट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कौन है? एडम स्मिथ। 1776 ईयर में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये भी स्टडी का पार्ट है। एक मिनट। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मेजरली बात समझिए, बुक पे जाने का इतना जरूरत नहीं है। ये कहते थे कि वेल्थ इज एवरीथिंग। इनका कहना यह था कि सब कुछ एक देश में जो कॉज है, पैसा कहां से आता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप पे बहुत पैसा होगा, मोबाइल खरीदो, आप कुछ भी करो, आप मेरी क्लासेस अटेंड करो, आप घूमो घामो, वर्ल्ड टूर करो, सब कुछ हो सकता है। ऑल हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड, ऑल हैप्पीनेस कैन बी टेकन। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे से कुछ भी कर सकते हो। तो वेल्थ इज एवरीथिंग। एंड हमें वेल्थ कहां से मिलता है, उसके कॉज क्या है, उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इसी को इकोनॉमिक्स नाम दिया था। एक्चुअली में पूरा बुक का नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। नेचर एंड कॉजेज, किसे हम वेल्थ माने और कैसे आती है। तो इन्होंने कहा पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ पैसा है। अगर किसी पे पैसा आ गया तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उससे ज्यादा खुश इंसान नहीं होगा। वैसे मैं इस बात में बिलीव भी करता हूं, बट इनकी थ्योरी से लोगों को ये लगने लगा कि यार ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पैसा किस चीज को हम वेल्थ मान सकते हैं। और उस जो म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें अपने आप को। देखो सर। हाँ, यस हेलो यस। सर, ये जो बच्चों की वीडियोस ऑन रखी हैं, इन्हें म्यूट करवा दीजिए बच्चों की, तो फिर ये कटेगा, मेरा बार बार ड्रॉप हो रहा है। मैंने म्यूट कर दिया सबको, मैंने म्यूट कर दिया सबको। अब भी कोई फिर अनम्यूट हुआ है? मैंने म्यूट कर दिया सबको, म्यूट ऑल। ठीक है। इस वजह अब जो आप बोल रहे हैं, अब आप देखिए, आप अपने आप को म्यूट करिए। अच्छा, तो यहाँ पे आराम से चलते हैं। वेल्थ इज एवरीथिंग, इन्होंने बोला वेल्थ ही सब कुछ। ये बोला नहीं इन्होंने वेल्थ इज एवरीथिंग, इन्होंने तो लिखा नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये बुक लिखी और बोले अगर आप वेल्थ को पहचान ले, वेल्थ कहां से आता है, वेल्थ के क्या क्या यूज है, तो उसे इकोनॉमिक्स मान लो। सारे आपकी जो है रिसोर्स के अनलिमिटेड बॉन्ड्स का और ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, लोगों को इन्होंने ये समझाया वेल्थ ही सब कुछ है, तो लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिया। भाई मुझे पता लगे वेल्थ ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पैसा कमाने के लिए मैं किसी भी हद पे चला जाऊंगा। मैं आपको गन पॉइंट पे आपसे पैसे लेने शुरू कर दूंगा, क्राइम बढ़ जाएगा। अगर हर आदमी को यही बुला बुला के सिखाया जाए, आज अब मैं आपको पढ़ाने में ये सिखाऊं, बेटा पैसा सब कुछ है, पैसा कमाने में दिमाग लगाओ, पैसा कमाने में दिमाग लगाओ, पैसा नहीं होगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तो तुम क्या करोगे? तुम पैसा कमाने के लिए किसी भी हदों पे जाने लगोगे। तो ये वेल्थ डेफिनेशन में एल्फर्ड मार्शल ने कहा ये गलत कह रहे हैं एडम स्मिथ, पैसा सब कुछ है, बट एक वेलफेयर डेफिनेशन भी होनी चाहिए। यानी पैसा कमाओ इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। जैसे मैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ अर्न मनी, पैसा कमाइए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ से। इसका मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा के कमा रहा हूं, तो कुछ अनएथिकल नहीं है। अगर हम एडम स्मिथ की सुने तो वो तो कह के निकल लिया कि पैसा सब कुछ है। अब लोग क्या करने लगे,
पैसा कमाने के लिए उन्होंने क्राइम शुरू कर दिया। तो एल्फ्रेड मार्शल आए, बोले पैसा सब कुछ तो है बट वेलफेयर के तरीके से होना चाहिए, यानी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ आप कमाए, जैसे आप लोगों के पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, इस तरीके से कमाना है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ से हमें पैसा कमाना चाहिए। तो दो डेफिनेशंस आई। सबसे पहले एडम स्मिथ 1776, बुक का नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने बोला कि वेल्थ इज एवरीथिंग, इसलिए इनका डेफिनेशन हुआ वेल्थ डेफिनेशन। बट एल्फ्रेड मार्शल, ए मार्शल से ध्यान रखना, किसी को बुलाते हैं ना ए राम ए श्याम, तो ऐसे करके ए मार्शल, ठीक है। तो ए मार्शल साहब बोले नहीं नहीं बात तो सही है, लेकिन वेलफेयर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। सिर्फ एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ पैसा कमाने के लिए किसने बोला था? तो आप बोलेंगे एल्फ्रेड मार्शल। वैसे एल्फ्रेड मार्शल का नाम बुक में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर आया नहीं है। इसके अलावा यानी दो डेफिनेशन हो गए, एक डेफिनेशन को बोला इकोनॉमिक्स में वेल्थ डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन का नाम हुआ वेलफेयर। दोनों में डिफरेंस ये है, वेल्थ वाला सिर्फ ये कह के चला गया पैसा कमाओ, वेलफेयर वाला बोल रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ पैसा कमाओ। तीसरी आई डेफिनेशन, एक पर्सन आए रॉबिन्स, इन्होंने बोला चॉइस डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा यार पैसा कमाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसे को खर्च करना इज इंपॉर्टेंट। मैं पैसा कमा रहा हूं लाखों में और उसको इस तरीके से खर्च कर रहा हूं कि मेरा पैसा रोज खराब होता जा रहा है। तो जो मुझसे कम कमा रहा है वो एक दिन ज्यादा रिच हो जाएगा एज कंपेयर टू मी। सपोज मैं 1 लाख कमा रहा हूं, आप 20,000 कमा रहे हैं, मेरे को 1 लाख को संभालना ही नहीं आता, मैं 1 लाख को वेस्ट कर देता हूं, 20,000 को इन्वेस्ट कर देते हो, कुछ टाइम बाद मैं गरीब हो जाऊंगा, आप अमीर हो जाओगे। तो रॉबिन्स ने कहा यार पैसा कमाने के अलावा उस पैसे को यूटिलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे को चॉइस करना पड़ेगा कि उस पैसे को मैं एक्स पे लगाऊं या वाई पे। अगर मैंने गलत घोड़े पे दाव लगा दिया तो मैंने जो कमाया है वो सब बेकार हो जाएगा। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां से हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई। तो इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन्होंने कहा आप पैसे को, इन्होंने वो बात बोली, आप यूटिलाइज करें, जो भी आपने कमाया वो हमेशा आपको स्कार्स नजर आएगा। ऑन अनलिमिटेड वॉन्ट्स, वॉन्ट्स को इन्होंने एंड्स नाम भी दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंड्स का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? एंड्स का मतलब अनलिमिटेड वॉन्ट, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप खुद ही बात देखो कि अगर कोई आदमी कमाने में दिमाग लगाएगा और खर्च वो खराब तरीके से करे तो उसके पैसे सब खत्म हो जाएंगे, आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इन्होंने कहा पैसा कमाने के से इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पैसा है वो हमेशा स्कार्स नजर आएगा हमें। स्कार्स का मतलब आप समझ गए, 1 करोड़ भी स्कार्स हो सकता है, 100 करोड़ भी स्कार्स हो सकता है। मेरी अनलिमिटेड वॉन्ट्स का मतलब होता है जितना मैंने कमाया उससे ज्यादा मेरी वॉन्ट्स होंगी। तो मुझे एक चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं एक्स लूं या वाई लूं, और इस तरीके से चॉइस करनी है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये आई रॉबिन्स की। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आज जैसे भी नोट्स बन रहे बनाते रहिए, कल से सिस्टमैटिक क्लास होगी, आज तो सिर्फ आइडिया देना है मुझे। अब एक क्वेरी ये उठती है कि एक शराबी आदमी है, इसके पास से 100 रुपए हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं, लिकर खरीदे या हेल्दी फूड खाए। ये भी 100 रुपए का है, ये भी 100 रुपए का है। क्या आप कह सकते हैं इसके रिसोर्स स्कार्स हैं? इसके पास 100 रुपए, 2 चॉइस है इसके पास, चॉइस का मतलब दोनों चीजें चाहता है ये। लिकर 100 रुपए का है, हेल्दी फूड भी 100 रुपए का है। तो क्या हम कह सकते हैं इसके रिसोर्स स्कार्स हैं? द आंसर इज यस, हम कह सकते हैं, बिकॉज इसकी वॉन्ट्स के कंपैरिजन में इसके रिसोर्स कम है। भाई वॉन्ट्स 200 रुपए की है और ये 100 रुपए का, तो इसका रिसोर्स बोला जाएगा स्कार्स। क्या इसकी वॉन्ट्स को अनलिमिटेड बोलेंगे? यस, इसकी वॉन्ट्स को अनलिमिटेड बोलेंगे, बिकॉज एज कंपेयर टू अवेलेबल रिसोर्स इसकी वॉन्ट्स ज्यादा है। तो यहाँ पे हो गया। अब इस 100 रुपए को इसे खर्च करने हैं, जरा आप बताइए इसे किस पर खर्च करना चाहिए, लिकर पे या हेल्दी फूड पे, एज पर रॉबिन्स? मतलब इसे वैसे क्या करना चाहिए, रॉबिन्स को छोड़ो, हेल्दी फूड पे। हेल्दी फूड पे। डेफिनेशन है हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स ऑन अनलिमिटेड वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। शराबी है, इसका मेन इंटरेस्ट शराब में है,
यस, हाँ आप बताइए। लिकर परचेज करेगा। लिकर परचेज करेगा, लिकर। तो इससे क्या होगा, इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, ये कहीं कोने में बैठ के अपना सेटिस्फेक्शन एंजॉय करेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या इकोनॉमिक्स ये सिखाना चाहती होगी कि शराबी शराब पिए? ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा ऐसा करना, आप जो मन में आए वो करना और खूब सेटिस्फेक्शन आएगा। देखो ये सब्जेक्ट तो मैंने चुना तो इस डेफिनेशन से तो नहीं, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन में यही कमी थी। अगर हम रॉबिन्स की बात माने तो हर शराबी रॉबिन्स की बात वो कह के ये बोलेगा मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आ गई, और वो निकल जाएगा ठेके पे खरीदने। मेरा लॉकडाउन में अभी तो बंद है। तो कुल मिला के आप बात समझने की कोशिश करिए कि इस डेफिनेशन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम स्कार्स रिसोर्स को अनलिमिटेड बॉन्ड्स पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए खर्च करें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से शराबी लिकर ले लेगा। तो इसीलिए एक डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन आई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन दी पॉल सेमल्सन। इंडिया का कोई नहीं है, कोई राम श्याम टाइप आदमी नहीं है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पॉल सेमल्सन, इसने बोला कि नहीं 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 नहीं, अगर रॉबिन्स भाई आपकी बात मानेंगे तो आप गड़बड़ करा दोगे। इस देश में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, स्पेशली हर शराबी सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक्स समझेगा और घर में भी समझाएगा, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बेसिकली हमें इस तरीके से अपने रिसोर्स यूटिलाइज करने चाहिए कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। देखिए डेफिनेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोली जाती है, बट किसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? रिसोर्स का। मतलब सेमल्सन कह रहा था इस शराबी को हेल्दी फूड लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेकर एनर्जी लेनी चाहिए और काम करना चाहिए, 100 से 400 रुपए कमाने चाहिए और फिर 100 रुपए की शराब खरीद लेनी चाहिए। यानी ही शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिसोर्स। भाई चॉइस तो इसकी हेल्दी फूड भी थी ना, ऐसा थोड़ी ना हम जबरदस्ती भेड़ रहे हैं। वांट्स तो इसकी हेल्दी फूड भी थी, तो ऐसा ना हो पहले हेल्दी फूड ले, हेल्दी फूड लेके एनर्जी ले, फिर ग्रोथ करे। देखो मैं आपको बताता हूं, 2012 में मैं कभी मेरे पास बहुत पैसे नहीं रहे, तो 2012 में ना मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं 20 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लूं, या मैं एक 20 लाख रुपए की स्टूडेंट्स प्राइड में ना हमने एक बिल्डिंग बनानी थी, या मैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लूं। मेरा दिमाग पूरी तरीके से कार में ज्यादा था, बट ये भी मेरी चॉइस थी। टोटल पैसे 20 लाख थे। तो ऐसे मुझे इकोनॉमिक्स ध्यान आई कि 40 लाख की डिमांड्स हैं, 20 लाख कुल है, तो इसका मतलब माय वांट्स आर अनलिमिटेड एंड माय अवेलेबल रिसोर्स आर स्कार्स। अब कार में मेरा दिमाग बहुत ज्यादा था, बिल्डिंग भी चॉइस में थी, बट उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था। बट पता है मैंने क्या किया? मैंने बनाई बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, एक ही साल में हमने बहुत पैसे कमा लिए और उसी साल हमने कार खरीद ली। अगर इसको उल्टा सोचो, मैं रॉबिन्स भाई की बात मान के 20 लाख की कार पहले खरीद लाता, तो उस कार को मेंटेन करने में ही पैसे कमाता रहता, बिल्डिंग भी होती नहीं और मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। तो व्हाट इकोनॉमिक्स वांट्स टू टेल यू कि आप सेटिस्फेक्शन भी गेट करें अपनी चॉइसेस में से ही किसी एक चॉइस पर पैसा लगाएं, बट इस हिसाब से कि आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिसोर्स वेस्ट हो गया तो मतलब समझो इकोनॉमिक्स खत्म हो गई। तो जो भी इकोनॉमिस्ट है, इसीलिए कई बार जब देश में मुश्किल दौर आता है तो इकोनॉमिस्ट को बुलाया जाता है कि आप ऐसा रास्ता सुझाएं कि हमारा रिसोर्स जो इस समय अवेलेबल है वो और ग्रोथ हो, ग्रोथ की तरफ जाए। अभी है हमारे पास 10 मिनट। तो अब आप समझे तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब मैं फाइनली उस पॉइंट पर आ रहा हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। मैं आपसे आ रहा हूं कि यहां पर अब जरा देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? utilization of limited resource on unlimited wants to get maximum satisfaction with growth and development of resource. This is final economics. यानी at the end मुझे और क्या जोड़ना पड़ेगा? with, इस तरीके से खर्च करूंगा कि with growth and development। किसका growth and development? of resources. और resources। समझ गए? अगर हम रॉबिन्स की डेफिनेशन को फाइनल कर देते। अच्छा, अब सैमुअल्सन की डेफिनेशन में कोई कमी है या अब आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड है तो बस 4 ही डेफिनेशन थी। अब सैमुअल्सन के बाद अब आपके अंदर से कोई इकोनॉमिस्ट अगर कुछ जाग जाए तो वो भी क्या जागेगा, ये फाइनल बात है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 4 डेफिनेशन होती हैं इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट इज जो पापा जी ने दी थी, यानी किन्होंने? एडम स्मिथ ने। और वो क्या थी? दैट इज वेल्थ डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज वेलफेयर। थर्ड वन इज चॉइस।
and fourth is Welfare growth and division. development. Growth and development. Growth and development. Is it clear? चारों के नाम ध्यान रहेंगे? Yes, sir. ठीक है. अभी फादर किसे बोलेंगे? फादर का नाम अब आज Adam. एक दो दिन के लिए आज की चेंज कर रहा हूँ. फादर का नाम अभी ध्यान रखेंगे एडम स्मिथ. ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. जो भी पापा का नाम है उसे एक दो दिन के लिए एडम स्मिथ नाम से याद करिए. ठीक है, तो चाहे मोबाइल में पापा की जगह एडम स्मिथ लिख लीजिए. जब भी पापा कॉल करें तो एडम स्मिथ लिखा है, तो इससे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फादर को एडम स्मिथ बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आती है, लेकिन हमारे कोर्स में है ही नहीं. अच्छा, एक कोर्स में एक बात और दी है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से अराइज हुआ. तो ओइकोनोमिया ये एक ग्रीक वर्ड था. भारत के किसी वर्ड से तो कभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है. तो ओइकोनोमिया, OIKONOMIA. मैं सबको म्यूट कर देता हूं, बहुत आवाजें आ रही हैं. ठीक है, ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया एक वर्ड था ग्रीक का जिससे इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ. ये भी हमारी स्टडी में है. ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड. ये क्वेश्चन आ चुका है कि इकोनॉमिक्स किस वर्ड से शुरू हुआ, तो ओइकोनोमिया. या एक क्वेश्चन का एक बार आ चुका है, ओइकोनोमिया का मतलब क्या है, हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का मतलब ये था इनका कि घर में बजट, हाउस होल्ड के बजट की प्रॉब्लम्स को उन्होंने वहां पे ग्रीस में बोलते हैं ओइकोनोमिया. कि जो घर के लोग होते हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है, हर एक के घर में होती है बजटिंग प्रॉब्लम, कि हम पैसे को क्या करें, यहां खर्च करें या वहां खर्च करें. ठीक है, आपके यहाँ भी रोज आप बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं खा सकते. किसी दिन खाते हैं बहुत बढ़िया, किसी दिन राशनिंग करनी होती है. तो वो हाउस होल्ड में प्लानिंग करनी होती है, यहाँ खर्च करेंगे तो वहां नहीं करेंगे. तो उस वर्ड से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था, ओइकोनोमिया. तो अब मैंने आज पूरी बात कर ली इकोनॉमिक्स. नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई चीज नहीं है. बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है, इसका ही दूसरा नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स उर्फ. ये मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ABCD की बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, तो वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि यूज ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्निक्स इन बिजनेस. इकोनॉमिक्स में जो हम सीखते हैं कि यार रिसोर्स ऐसे यूज करो, इससे ग्रोथ होगा, इससे डेवलपमेंट होगा, वो अगर हम बिजनेस में सोचना शुरू कर दें, घर में नहीं, अपने पर्सनल, जब पापा आपको 2000 रुपए दें और उस 2000 से मैं ये करूं या वो करूं, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है. बट जब मैं बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस में मुझे 10 लाख रुपए कमाई हुई और 10 लाख रुपए से मुझे सोचना है कि मुझे ये इक्विपमेंट लेना है या एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है या मुझे स्टूडेंट्स के और वेलफेयर पे लगाना है, जो भी मेरे डिसीजंस है, अगर मैं उनमें इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स जो भी हम पढ़ेंगे उसको अगर हम बिजनेस में यूज करेंगे, यानी लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड बॉन्ड्स पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, जो भी इकोनॉमिक्स में टेक्निक पढ़ेंगे, तो उसका नाम हो जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स. इसलिए मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है एक तरीके की, सिर्फ मैनेजमेंट डिसीजन लेने, यानी इकोनॉमिक्स की बातें जो बिजनेस में यूज हो सकती है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें जनरली बिजनेस में यूज नहीं होती हैं, क्योंकि वो वेलफेयर से कनेक्टेड होती हैं. अभी बेरोजगारी घटाने के लिए मनरेगा स्कीम चला दी उन्होंने, तो उसका बेसिक फोकस है कि लोगों को रोजगार मिले. अगर मैं ये सोच के बिजनेस करूंगा कि मेरे यहाँ सबको रोजगार मिले और मेरे को कुछ ना बचे, तो हो गया. तो मेनली मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल लगाने पड़ते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी हाई कैसे हो, प्राइसेस कैसे जेन्युइन रखे ले जाए, डिमांड कैसे क्रिएट हो, सप्लाई मुझे कैसे होल्ड करनी है, कब सप्लाई फेंकनी है, कॉस्ट कैसे कट हो. तो वो सारी इकोनॉमिक्स की बातें जब मैं बिजनेस में लगाता हूं, तो दैट इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स. बहुत सिंपल है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इसीलिए इस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब प्रैक्टिकल. अरे यार, जब तुम्हें 100 रुपए दिए जाते हैं तो तुम कौन सा 100 को 200 बनाने का दिमाग लगाते हो? तुम तो 100 में ये सोचते हो मैं पिज्जा, 100 में तो बात नहीं करता, 500 दिए, 500 का पिज्जा खाऊं या मूवी देखूं. तुम तो इन्हीं दिमाग में रहते हो. 500 के 600 करने के दिमाग में कौन रहता है? एक जनरल आदमी या बिजनेसमैन? अगर मैं बिजनेसमैन को 500 दूं तो वो सोचेगा यार 500 के 600 कैसे होंगे. अगर मैं आपको 500 दूं
तो आप ये कहेंगे यार इससे पिज्जा खाऊं या मूवी देखूं, क्या करूं? आप 500 के 600 का दिमाग नहीं लगाओगे। तो आप इकोनॉमिक्स 11 12 में पढ़ते थे और उसे लिख के आ जाते थे, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं होती थी। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी जहां मैं ये प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स का ज्ञान को लगा पाऊंगा, इकोनॉमिक्स के ज्ञान को मैं जहां लगा पाऊंगा उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो प्रैक्टिकल ज्ञान रिसोर्स का ग्रोथ कराने के लिए लगाऊंगा कहां? बिजनेस में। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन भी आ सकता है बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, तो अगर वहां मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है तो भी सही है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है तो भी सही है। तो मतलब ए और बी दोनों होंगे। कोई दिक्कत यहां पे? क्लियर है? अब जरा बेटे स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा 1 सेकंड, 2 मिनट है हमारे पास। हम जा रहे हैं, ये रहे, पहले आते हैं यहां। ये इकोनॉमिक्स का आपका स्टडी मैट में देखो सबसे पहले लिखा है, इस पे मेरा पेन नहीं चलेगा, आईसीआई ने करा हुआ। तो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, तो इसमें लिखा है इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, यानी यहां से ऑब्जेक्टिव बनता। इसके अलावा लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स वाज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी याद कर लीजिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन 1776, ये भी लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कवर कर लिया आपके साथ, बाकी लोग नहीं मिलेंगे, बाकी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ आज इंट्रो दे रहा हूं, इसके बाद सबसे एंड में भी मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा जब आप इकोनॉमिस्ट बन चुके होंगे। अभी तो आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी आपको बहुत ज्ञान नहीं दे सकते। जब आखिरी में भी सबसे पहले चैप्टर पे आएंगे उस दिन आपके अंदर से इकोनॉमिस्ट निकलेंगे, तब हो जाएगा। अभी सिर्फ आइडिया के लिए कर लीजिए। अब मैं यहां से चलता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पेज 1.6 पर है, और जरा यहां पर मैं आपको बताता हूं, कहां गया भैया, समय की कमी है, 1 मिनट, कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट चलते हैं। जरा ये आखिरी पैराग्राफ देखें आप यहाँ, ये जो लिखा है इसमें देखिए आखिरी लाइन अगर आपको दिख रही है तो, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, लॉक करा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल आखिरी में चल रहा हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी, मेरा हाथ सा बना हुआ है, विद बिजनेस प्रैक्टिस। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी को किसमें यूज करना? बिजनेस प्रैक्टिस में। ठीक है बच्चों? देन अगर चले पहली लाइन, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक, अब ये लास्ट वाला अच्छा, इसी पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन, इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस को खत्म करता है। सो अभी टाइम की कमी है, मैं एक बार एंड अप कर रहा हूं, मैं दोबारा लॉग इन करके आपको एक बार दे रहा हूं आईडी, उसमें हम जरा डिस्कस करेंगे हमें क्या प्रॉब्लम आई क्लास में। जिन जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं वो एक बार दोबारा लॉग इन करेंगे, अदरवाइज एक थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं आपस में, थोड़ा आपका इंट्रो ले लेते हैं। क्लास अभी यहीं एंड करते हैं, फिर बताता हूँ आगे हम कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टाइम